कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली पहले हम थोड़ा सा रीकैप करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास ऑनलाइन हुई है तो मुझे डाउट है कि कुछ चीज़ें शायद इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वुड बी नाइस कि हम उन्हें डिस्कस कर लें। चलिए शुरू ऐसा करते हैं कि आप एक क्लास है, मैं एक क्लास लिखता हूँ। आज की क्लास के अंदर वैसे ये कंटेंट्स है जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करते हैं। सभी लोगों ने एक क्लास लिखनी है जिसका नाम है क्लास ए है। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है आपने? इसका एक ही एट्रीब्यूट है, चलें एट्रीब्यूट में बता देता हूँ। इसके आपने ऑल पॉसिबल कंस्ट्रक्टर लिखने। चले, तो ऑल पॉसिबल कंस्ट्रक्टर कौन से होंगे? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। और फिर हम उसको बाद में रिप्लेस कर देंगे कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अभी आपने दो कंस्ट्रक्टर लेने, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लिखना है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। और उसके बाद अगर कोई चाहता है कि मैं अभी लिखना चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं, इट्स फाइन। अदरवाइज हमारी अभी रिक्वायरमेंट है आप दो कंस्ट्रक्टर लिखें। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कैसे होगा, उसका हुलिया कैसे होगा, मैं पब्लिक पार्ट के अंदर आऊँगा। दोबारा से इंपॉर्टेंट बात, एट्रीब्यूट्स जो हैं, डाटा मेंबर जो है हमारी क्लास के, वो हम कहाँ लिखते हैं? प्राइवेट पार्ट के अंदर। आप नहीं कुछ लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट ही होगा। क्लास के अंदर सारा कुछ ही प्राइवेट होता है, ठीक है। तो प्राइवेट पार्ट के लिए प्राइवेट लिख दें, इट्स फाइन, ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं, वो प्राइवेट ही है। लेकिन अगर पब्लिक पार्ट बनाना है, किसी फंक्शन को, किसी एट्रीब्यूट को आपने पब्लिक कहना है, तो आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो इंटरफेसेस हैं, जो फंक्शंस हैं, फंक्शन उनको हम जो है वो पब्लिक पार्ट के अंदर लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो उसको हमने कहाँ पे लिखना है, कहाँ लिखना है? फंक्शन इज अ मेंबर, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन, उसे कहाँ लिखना है? प्राइवेट के अंदर या पब्लिक के अंदर? पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो एक आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी है इसकी बॉडी के अंदर। आपने जस्ट इसको किसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें। इंटीजर है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 0, इसकी ब्रैकेट। और इसी तरह से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट था, उससे इनिशियलाइज कर लें। तो यहाँ पे उसे वैल्यू पास करें, कोई मेंस जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाए उसका एक पैरामीटर पास करें, तो उससे आप इनिशियलाइज कर लें। और इसके बाद आप क्या करें, एक डिस्प्ले का फंक्शन लिख दें, ठीक है। वाइड डिस्प्ले या शो के नाम से कोई फंक्शन लिख दें जो क्या करे, जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करे, एक्स को डिस्प्ले कर दे, ठीक है। जो एट्रीब्यूट है उसे डिस्प्ले कर दे। और एट द एंड आपने क्या लिखना है, इसका डिस्ट्रक्टर लिखना है इस क्लास का, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम है। यानी कि अगेन दिस इज जैसे कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम है। ये स्पेशल फंक्शन इसलिए है, एक तो नाम की वजह से, दूसरा इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इस वजह से स्पेशल फंक्शन है। बाकी फंक्शन के बारे में हमेशा हमने देखा है, उनकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, इवन कोई रिटर्न नहीं करता तो वाइड होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर इतना स्पेशल फंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप वाइड भी नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रक्टर इसके उल्ट ऐसा फंक्शन है जिसका नाम अगेन क्लास की तरह का ही है, और दोबारा से इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और अब अगली इंपॉर्टेंट बात, इसको तो कोई ना कोई पैरामीटर आप पास कर सकते, इसका कोई पैरामीटर भी नहीं होता, इसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते, इसकी आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगेन दोबारा से इसकी बॉडी के अंदर आप सिंपल सी आउट स्टेटमेंट डाल दें, सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ एक्स, ठीक है। और ये मेरी जो है क्लास क्लोज हो जाएगी, और मेन के अंदर मैं आके, ठीक है, आप ऐसा करें, इसके 3 वेरिएबल बना दें, एक को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ, एक यानी कि एक के अंदर कोई आप पैरामीटर की नई वैल्यू पास करें, फिर इससे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें, और दैट्स इट। चले सारा कुछ करें, शाबाश। यानी कि मेन के अंदर आप इसके 3
जो है वेरिएबल बनाए। ये कोड आपने लिखना है, यानी कि मेन के अंदर आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, एक जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिले, क्या वैल्यू मिले, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब 0 मिले, और एक के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट और बनाना है जिसको जो वैल्यू पास करें वो मिले, ठीक है। और तीसरा काम करना है शो के फंक्शन कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन करें, शो के फंक्शन को कॉल भी करें, जस्ट वैल्यू शो करें कि उसके अंदर एक्स क्या पड़ा है। तो ये जो मैं सारा कुछ कह रहा हूँ सारे लोग इम्प्लीमेंट करें शाबाश। चलिए जी इसको देखते हैं। ये हमारे लिए अली ने इस कोड को लिखा है, जो फंक्शन मैंने आपको कहे ज़रा उसको देख लेते हैं। देखिए जी पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। है ये एक एट्रीब्यूट, एक ही डाटा मेंबर है, लफ्ज़ डाटा मेंबर इस्तेमाल करूँ, एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्टेट बात करूँ, सभी का मतलब एक ही है कि उसके अंदर जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो वाले, इन सबको कहते हैं क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें कहते हैं डाटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो ये सारे मेंबर फंक्शन, पब्लिक पार्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेंबर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, जनरली ऐसे ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर तो यकीनन हमें कहाँ पे लिखना है, पब्लिक पार्ट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ऐसा करके इससे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, इससे एट्रीब्यूट एक ही है तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाए। ये वाले फंक्शंस डायरेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा से देखें, पहले 2-3 लेक्चर पहले, ये जो वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल का बिहेवियर बिल्कुल ऐसे है जैसे ग्लोबल वेरिएबल का होता है। क्या मतलब, इस क्लास के अंदर ये फंक्शन जो डिक्लेयर किए हैं ना आपके, इन फंक्शन के लिए ये वाला वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल की तरह का है। क्या मतलब, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इसे, ठीक है। जब भी इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को, ये इन वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकेगा, जितने भी होंगे, ये एक ही है तो एक को डायरेक्ट, यानी कि जैसे आप देखें ये एक फंक्शन है, इस क्लास का हिस्सा है, उसके लिए ये वाला वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है तो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ये वेरिएबल, ये फंक्शन अगेन इस क्लास का हिस्सा है, उसके लिए ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल की तरह का है, हाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से ये फंक्शन भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, इसे कोई पैरामीटर नहीं पास किया, ठीक है। और इसी तरह से देखें जरा, ये डिस्ट्रक्टर इज अगेन अ फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। कैसे कॉल होता है, कहाँ पे कॉल होता है, इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन अगेन ये भी इस एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा एक्स डिस्ट्रॉयड, ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह से ये क्लास बन गई। अब इस क्लास के बाहर यानी कि ये जो मॉड्यूल बना दिया, इसके बाहर कोई भी दुनिया का बंदा, कोई भी फंक्शन इस वाली क्लास को, इस वाले एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि यही पहले लेक्चर के अंदर जो बात कर रहे थे, देखें यहाँ प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत आसान है, कि कोई चेंज करनी है, कोई डाटा टाइप चेंज करनी है, वेरिएबल का नाम चेंज करना है, कोई बग देखना है, तो सिंपल इस क्लास के अंदर आ जाए, इसका कोड खुले। बाकी और वो टीचर की क्लास बनाई है आपने, कोई एम्प्लॉय की क्लास बनाई है, कोई और क्लास अकाउंट की क्लास बनाई है, कि कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे ना आपने, तो डिफरेंट क्लासेस आपने बनाई, डिफरेंट मॉड्यूल बनाए, बस एक मॉड्यूल के अंदर आए, चेंज करें, दैट्स इट। बाकी कोड जो है उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हम बेहतर तरह से अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें जरा, ये मैंने एक बेसिकली दूसरे एस्पेक्ट से अगर हम देखें, ये आसानियों के साथ और क्या हमें मिल रहा है, आप नई एक डाटा टाइप बना सकते हैं जो कि बिल्ट इन नहीं है, जो आपकी लैंग्वेज के साथ आपको नहीं मिलती, ठीक है। तो आपने एक नई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना लिया है, ठीक है। तो अब मैं इस डाटा टाइप का नया वेरिएबल बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ। जैसे इंट लिखते थे आप, इंट ए, तो इंटीजर एक वेरिएबल बन जाता था। अब मैं लिखता हूँ ए, ये एक डाटा टाइप बन गई, इसके साथ मैं लिखता हूँ A1। तो ऐसा करने से मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया जिसकी डाटा टाइप क्या है, A है, ठीक है। दिस अनदर वे टू सी दिस ऑल एस्पेक्ट, दिस ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये एक वेरिएबल बनाया, दूसरा वेरिएबल क्या है, A2 बनाया है। अच्छा, इस केस के अंदर दोबारा से इस बात में ऐसा करने से क्या हुआ, बस पूरा सीक्वेंस को देख लेते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, नहीं, सबसे पहले एक सीक्वेंस के साथ बताएं। चलिए, सबसे पहले क्या होगा जी, कहाँ वेरिएबल बनेगा, स्टैक पे ऊपर, जिसका नाम क्या होगा जी, देखें ऐसा करने से इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल बनेंगे, इस ऑब्जेक्ट का इसको मेमोरी लोकेशन मिलेगी, लेकिन इसके अंदर है क्या,
सिर्फ एक वेरिएबल है क्या, x के नाम से। तो x को स्पेस मिलेगी सबसे पहले, x के नाम से एक वेरिएबल बना, उसको x के नाम से वेरिएबल बना, उसको स्पेस मिल गई। क्या कोई और वेरिएबल है? नो, इट्स फाइन। और इसको, इस पूरे डब्बे को क्या नाम मिल गया? एक दूसरा नाम क्या? A1। इसके अंदर है ही एक, अगर दो होते तो दोनों को नाम एक मिल जाना था A1, तीन होते तो तीनों का नाम मिल जाना था A1। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अभी जस्ट क्या हुआ, मेमोरी के अंदर लोकेशन जगह मिली आपको, ठीक है। उसके फौरन बाद क्या होगा? उसके फौरन बाद कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कौन सा वाला? डिफॉल्ट वाला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑटोमेटिकली। देखें दोबारा से इस बात, बड़ी तवज्जो से इस बात को, ना पिछली क्लास में मेरी बात कर रहा था। एक क्लास आपने बनाई है, उसका नाम है लाइन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने क्या लिखा मैंने? स्पेलिंग ठीक हो? बब्बर शेर, ठीक है। बड़ी तो वजह से ये समझने के लिए बड़ा जरूरी। एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है बब्बर शेर। कितनी टांगें होनी चाहिए उसकी? 4। ये जो कंस्ट्रक्टर है उसका यही रोल है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट बने ना, वो वेल डिफाइंड स्टेट हो उसकी, उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो डाटा मेंबर्स हैं, उसके अंदर वैलिड वैल्यूज हो। क्या मतलब? जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो जो इसकी नंबर ऑफ लेग्स है ना, उसके अंदर नंबर जो वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? 4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर का आइडिया नहीं है, भाई जो मर्जी वैल्यूज के अंदर आ जाएं, तो हो सकता है अगर कंस्ट्रक्टर का आइडिया ना हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर ना हो। क्या मतलब? नंबर ऑफ लेग्स हो सकता है 555 हो, हमें नहीं पता, हो सकता है नंबर ऑफ लेग्स 0 हो, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जब आप प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए, हम हमेशा आपको कहते हैं फौरन यार उसके अंदर क्या कर दो, उसके अंदर उसे 0 से इनिशियलाइज कर लो, उसके अंदर प्रॉपर वैल्यू रख दो, ताकि लेटर ऑन कोई लॉजिकल एरर ना आए, कोई गार्बेज वैल्यू की वजह से या इनवैलिड वैल्यू की वजह से। तो यहां मकसद भी यही है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का वेरिएबल बना है, वो अपनी प्रॉपर स्टेट के अंदर हो। बब्बर शेर बना है तो उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, जो क्या करे? नंबर ऑफ लेग्स के अंदर वैल्यू रखे, कितनी? 4। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी सूरत ना हो तो बस भाई उसके जो एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू जो मर्जी डाल दो, तो ऐसा करने से तो वैलिड स्टेट के अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली हाँ, इट्स फाइन। जी जी, कुछ भी, जैसे अभी हमने कहा डिफॉल्ट लाइन के केस के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर नंबर ऑफ लेग्स के अंदर क्या रखेगा? वो 4 रखेगा। ठीक है, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आप फिक्स करें, डिपेंड कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी। ठीक है, तो ऐसा करने से यानी कहने का मतलब ये यही काम होगा। ऑब्जेक्ट बना है आप ऐसा मेमोरी के अंदर, उसके फौरन बाद देखें जरा, बड़ी तवज्जो से देखें कितना कितना जबरदस्त डिजाइन है, कितनी खूबसूरती और आसानी है इसके अंदर। प्रोग्राम लिखा ऑटोमेटिकली, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर जगह मिली, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको, और ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल हो गया। कौन से वाला जी? इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस वाले केस के अंदर कौन से वाला जी? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको कोई पैरामीटर पास नहीं, ऑटोमेटिकली कॉल किया, आपने नहीं लिखा। इसका मतलब अंडर द हुड कंपाइलर खुद इस फंक्शन को कॉल करने वाली स्टेटमेंट खुद लिख देगा जब कोड को कंपाइल कर रहा हो। ऑटोमेटिकली छलांग यहां लगी, यहां क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ठीक है। अगली स्टेटमेंट, ये कोई सवाल है यहां तक? ये समझ आ रही है? ये समझ आ रही है बात? ठीक है, चले इसके साथ मैं एक स्टेटमेंट और डाल देता हूं, सी आउट बस ऐसे लिखेंगे, उसी फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहां पे स्टेटमेंट डाल दूं, सी आउट बस ये जो भी हेडर है इसका मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, ताकि जब समझ आ, जब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मैं समझ आ रही हो कि कौन सा फंक्शन कॉल। अगर आप देखना चाहें कि क्या वाकई, अगर आप देखना चाहें कि क्या वाकई ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, तो आप इसे
इस प्रोग्राम को लिख के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम रन भी करते हैं, देन आपको और अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा? अगली स्टेटमेंट पहले ना तरतीब ज़हन में रखनी है, तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाँ जी, क्या होगा? इस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको जगह मिलेगी। कितने हैं जी? ठीक है, एक है, उसका नाम अगेन x है, ठीक है, और इसको लेबल क्या मिल गया? a2 का, और फौरन ही क्या हो जाएगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? पैरामीटराइज, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर हाँ सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई? ठीक है। अब मैं इस फंक्शन, इसके डिफरेंट फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी मुझे? जी, क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी? a1 डॉट शो, ठीक है। ऐसा करूंगा तो क्या होगा? इसके फंक्शन को, मैं कह रहा हूं ये वाला ऑब्जेक्ट जो है a1 डॉट, दोबारा से इस बात को अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं और हाईलाइट भी करूंगा इसको। देखिए, जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ऐसा करने से इसका जो कुछ भी है इस क्लास का, वो क्या है? दो चीज़ें हैं, एक डाटा मेंबर्स हैं, दूसरा मेंबर फंक्शन है। उनको मेमोरी के अंदर क्या मिलती है? जगह मिलती है। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, सिर्फ एट्रीब्यूट को जगह मिलती है, फंक्शन को जगह नहीं मिलती, ठीक है। बात समझ आ रही? कि देखिए, फंक्शन का कोड तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो एक जैसा ही है। चेंज होने वाली चीज कौन सी है? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी बार बार कॉपी नहीं बनती, सिर्फ फंक्शंस की जो डाटा कोड है उसकी एक दफा ही कॉपी बनती है, मेंबर फंक्शन की एक दफा ही कॉपी बनती है, ठीक है। और वो एक्ट कैसे कर पाते हैं, अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अंडर द हुड क्या होता है वो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जब हम जिस पॉइंटर की बात करेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लिख दें a1 डॉट शो, a1 का शो फंक्शन कॉल हो, a1 का शो फंक्शन कॉल हो, शो फंक्शन कॉल, वो क्या शो करेगा? क्या डिस्प्ले करेगा जी? क्या डिस्प्ले करेगा? एक्स की वैल्यू वो क्या है? 0। अगली स्टेटमेंट तो क्या डिस्प्ले होगा? a2 डॉट शो, a2 का शो फंक्शन कॉल हो, जो क्या शो करेगा अपनी बॉडी के अंदर? जी, क्या शो करेगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। ये बात समझ है यहां तक? उसके बाद हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग ब्रैकेट, या फॉर एग्जांपल रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हैं वो जैसे ही डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट से डिस्ट्रॉय होते हैं ना, या अगर कोई फंक्शन लिखा है आपने, वाइड टाइप है उसकी, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब आती है तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है जो भी उस फंक्शन के अंदर बना होता है। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय होंगे। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम क्या है? डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर? जी शाबाश। इस यहां पे तो कुछ भी नहीं, यहां तो नहीं हो, ये ना भी लिखते तो गुजारा हो जाना था, लेकिन जस्ट अभी हम शो कर रहे हैं कि अच्छा, एक तो सिंटैक्स देख रहे हैं, दूसरा सीक्वेंस देख रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन होती है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कॉल होगा। शाबाश, हाथ खड़े करने। आउटपुट क्या आएगी? बस आउटपुट बतानी इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। रिटर्न लिख दूं, रिटर्न 0 या क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको आउटपुट मैं कह रहा हूं डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। किस सीक्वेंस के अंदर कॉल होगा ये आपने मुझे बताना है। हाथ खड़े करें, शाबाश, हाथ खड़े करें, आप बताएं। शाबाश, वो क्यों? शाबाश, ठीक है, क्योंकि वो स्टैक में बना है। तो स्टैक में पता है चीजें ऐसे करके अगर बन रही हैं तो डिस्ट्रॉय, पहले ये चीज आई स्टैक के अंदर, फिर ये चीज आई, तो डिस्ट्रक्शन कैसे होगी? पहले ऊपर वाली चीज जाएगी, खत्म होगी, उसके बाद दूसरी चीज खत्म हुई। तो ऑब्जेक्ट पहले ये बना था, उसके बाद ये क्रिएट हुआ था। इसका मतलब क्या है? पहले ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा,
और उसके बाद अगला डिस्ट्रॉय आएगा। तो इसके इस वजह से आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी 5 डिस्ट्रॉयड, फिर आउटपुट क्या आएगी 0 डिस्ट्रॉयड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। चलें जी, ये तो हमने लिख लिया। अच्छा, अब जरा एक बात, एक दो बातें और। ये जो दो फंक्शन है, क्या इनकी जगह कोई एक फंक्शन लिख सकते हैं हम? जी शाबाश, लिख सकते हैं। यानी कि बजाय कि हम सारे कंस्ट्रक्टर लिखें, बेतहाशा लिखें। शाबाश, डिस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। क्या मतलब, आप इसकी जगह पे एक लिख सकते हैं। वो क्या है, मैं लिखूं ए, ये सारे ना लिखें, इसकी जगह पे एक लिख दें। क्या, ए इंट एक्स इज इक्वल टू 0, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी दे दें। इसका नाम चेंज कर दें, इसका नाम रख देते हैं ए। ये दोनों काम कर रहा है। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, दोनों। मैं मेन से ये इसे कॉल, ये ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट पैरामीटर वाला, और एक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी, एक्स के अंदर क्या आएगा 0, क्योंकि आपने कुछ पास ही नहीं किया। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी 0 है, तो 0 ही साइन हो जाएगी। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे, यहां पे क्या होगा, अगेन यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहां पे ए को क्या मिल जाएगा, ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 5, व्हेन 5 इज असाइन्ड टू दिस। ठीक है, कोई सवाल है तो करें। तो आपने ऐसा ही लिखना है कंस्ट्रक्टर, आपने मल्टीपल नहीं लिखने हैं, अपनी प्रोग्रामिंग जिंदगी आसान करें, बजाय लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर लिखने जैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लिख रहे थे। चले अब दोबारा लिखते हैं बल्कि उसको। चलिए जी, अब ऐसा करना है, आपने स्टूडेंट क्लास है, यही सारा कुछ करने लगे हैं, यही सारा कुछ करने लगे, लेकिन किसके लिए, चलें जी, मैं इसके एट्रीब्यूट लिखता हूं। अब आपने चलें शाबाश, इसका कंस्ट्रक्टर लिखें। चलें, आपने क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला हो वो लिखना है आपने, शो फंक्शन लिखना है आपने, और डिस्ट्रक्टर लिखना है आपने। चलें सारे लोग, सॉरी ये सॉरी करेक्टर नाम, ठीक है, इंटीजर रोल नंबर डबल CGP। चलें जी, करें शाबाश। ये हमारे लिए फातिमा ने ये वाला कोड लिख दिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं, और जो कुछ आप लोगों के इश्यूज थे उसको जरा हम डिस्कस भी करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट भी करते हैं, और फिर इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, इससे कंप्लीट डिस्ट्रक्टर नहीं लिखा, चलें डिस्ट्रक्टर भी लिखते हैं हम इसको, लेकिन पहले हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो इस बात को ध्यान में रखना है, बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसकी सारी की सारी मेमोरी अपनी होगी, यानी कि उसके वेरिएबल अपने हैं, सारा कुछ, नाम भी उसकी अपनी किसी जगह पे पड़ा है, अपनी लोकेशंस है। मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अपना नाम होगा, अपनी जगह सारी होगी। ठीक है, क्या मतलब, उसके अपने वेरिएबल्स होंगे, वो चाहे स्टैक पे हो चाहे हीप पे हो। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलें जी, आप देखते हैं कि ये इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना है, जरा उसकी बात पहले कर लेते। नेम इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, क्या मतलब, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई सी स्ट्रिंग का ना स्टार्टिंग एड्रेस पास कर देंगे। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, वो जो भी इसे स्ट्रिंग पास की है ना, उतने साइज की नई अरे बनाए। कहाँ पे, रन टाइम पे होगा ना ये सारा कुछ, जब हम ये फंक्शन कॉल होगी रन टाइम पे होगी ना, तो रन टाइम पे कहाँ पे मेमोरी रिजर्व हो सकती है, हीप पे।
इस समय न्यू के थ्रू आपने हीप पे मेमोरी एलोकेट करवानी है उतनी जितनी स्ट्रिंग की साइज है। वो जो स्ट्रिंग है वो तो मेन की होगी ना, जो भी इसे कॉल कर रहा हो वो तो उसकी होगी। तो इसने क्या करना है, इसने अपनी स्ट्रिंग बनानी है, अपनी वेरिएबल्स के लिए वो अरे बनानी है। ठीक है, ये मैं बात क्या कर रहा हूं इसको इंशाल्लाह जैसे आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखें जरा, ये मैं नल वैल्यू ऐसे रख सकता हूं, जैसे कोई स्टूडेंट लिखा मुझे मुनासिब लगा, यहाँ पे लिख दूं अननोन। फॉर इंस्टेंस कोई जब ऑब्जेक्ट बनाए तो कुछ भी ना दे, तो ये एक अननोन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग असाइन हो जाए, इट्स फाइन। दूसरा रोल नंबर हाँ 0 हो जाए, जैसे मतलब कोई यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चा सिर्फ इस कोर्स के अंदर आ जाता है, एनरोल हो जाता है, लेकिन उसको कोई रोल नंबर नहीं मिलता, अगर जस्ट कोर्स पढ़ना चाहता है, दैट्स इट, तो उस वाले केस के अंदर रोल नंबर उसका 0 होगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल CGPA भी नहीं है तो इसका मतलब CGPA भी 0 आ जाए। सही है। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेक लगाने चाहिए लेकिन चेक नहीं लगाए। ठीक है, ऑलवेज वैलिडिटी चेक करना, यानी कि देखें दोबारा से ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ऑब्जेक्ट मैं इससे कहूंगा तुम अपनी वैल्यू जो है ना इनवैलिड रख लो, तो अपनी जो CGP है वो 0 कर लो, करेगा कोई ऑब्जेक्ट? रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं करेगा। इसका क्या मतलब, पहले वो चेक करेगा कि ये जो मुझे वैल्यू बताई जा रही है क्या ये वैलिड है कि नहीं। कहने का मतलब है वैलिडिटी को इंश्योर करना हर ऑब्जेक्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी वैल्यू रखूं वो सही करके रखूं। इसका मतलब चेक लगाना तो हर फंक्शन का अपना काम होगा, हर क्लास के अंदर वैलिडिटी मेक श्योर करनी। यहाँ नहीं, आसानी के लिए हमने नहीं किया कि जस्ट जो भी वैल्यू है ऐसा ऐसी उसे मिल जाए। तो ये वैलिड रोल नंबर चेक हो, वैलिड CGP चेक हो और उसके बाद असाइन हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखें जरा, अननोन एक स्ट्रिंग है, वो मतलब उससे असाइन होती है। ये समझे मेन से पास हुई है या यहीं हमने हार्ड कोड की है। तो ये वाली स्ट्रिंग किसके अंदर आ जाए, ये इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाए, इस ऑब्जेक्ट की अपनी मेमोरी बने, ये मेन की ना हो, या जो कॉल कर रहा है उसकी मेमोरी को ना ये पॉइंट करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आप एक नई अरे बनाएं जिसके अंदर ये डाटा कॉपी करें और नेम जो आपका पॉइंटर वेरिएबल उसको पॉइंट करें। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यही काम यहां पे किया है। कैसे किया जी, ये अब आप देख लें। यहां पे क्या किया है, पहले सबसे पहले इसकी लेंथ फाइंड की है, किसकी, इसका नाम, सॉरी इसका नाम भी रख लेते हैं CH, इसका नाम रख लेते हैं C, इसका नाम कुछ भी रख दें, N कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, N की लेंथ फाइंड की। ये फंक्शन क्या करेगा, ये C स्ट्रिंग क्लास जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, ये क्या करता है, लेंथ फाइंड करके देते हैं। कितनी लेंथ है जी, ये बताएं जरा, अननोन के साथ कितनी लेंथ है, ठीक 6 करैक्टर हैं। तो ये +1 क्यों किया है, नल के लिए जगह रखवानी, तो इस वजह से क्या कर दिया, +1 कर। तो इतनी साइज की क्या कर रहे हैं, अब अरे क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है, न्यू, हाँ सही लिखा सिंटेक्स, न्यू CHAR डायनामिकली क्रिएट हो एक करैक्टर अरे, कितने साइज की, 7, और उसका स्टार्टिंग पॉइंटर कहां पे आ जाए, नेम के अंदर आ। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम, यहां पे क्या हो रहा है, कॉपी। ये जो n है इसका डाटा किसके अंदर कॉपी हो जाए, इसके अंदर। अगर आप चाहते नहीं, मैंने फंक्शन लिखा था mystr कॉपी, मैं उसे कॉल करना चाहिए, फाइन, आप कॉल कर लें। आप चाहते हैं मैं लूप के साथ कोड खुद कॉपी करना चाहिए, कर लें भाई, किसी ने रोका नहीं। आप कहते हैं लेंथ वाला फंक्शन भी अपना यूज करना चाहो, कर लें, लेकिन ये बने बनाए फंक्शन, लेकिन आपको सेंस हो गई ये कैसे काम करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, ये किया तो आप देखें एक ही कंस्ट्रक्टर है, एक ही कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये काम करेगा हर तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। हर तरह के ऑब्जेक्ट कैसे हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। अच्छा, इस तरह से शो का फंक्शन है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मिस क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टर। अब उसको लिखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर वो क्लास जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स के लिए, उसके डाटा मेंबर के लिए आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की है ना,
तो बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ क्लास डिज़ाइनर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्लास का हर सूरत आप क्या लिखें, डिस्ट्रक्टर लाजमी लिखें। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लास लिखी थी जिसका नाम क्या था, क्या नाम था आप बता दें, ए। क्या उसका डिस्ट्रक्टर अगर हम ना लिखते तो गुजारा हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था। वो तो आपको जस्ट सेंटेंस बताने के लिए इस तरह का डिस्ट्रक्टर है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, कंपाइलर खुद लिख देगा। तो ऐसे मतलब उसकी जो जो फंक्शन है, जिसकी जो बॉडी है ना, उस वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह की क्लास हो तो उसके लिए जरूरी है आप लिखें, कंपाइलर ना लिखे। कंपाइलर लिखेगा तो गेन कैसा लिखेगा डिस्ट्रक्टर, कैसा डिस्ट्रक्टर लिखेगा कि वो ऐसा करके लिखेगा, एम्परसेंड स्टूडेंट, सॉरी टिल्डी साइन, साथ आपके लिखेंगे स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही है जो क्लास का नाम है, और इसकी बॉडी ये समझें, वो ये बॉडी लिख देगा कि जो कि एम्प्टी होगी। क्या एम्प्टी रहनी चाहिए? जी हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि जब जब भी आपने न्यू यूज करना है, आपने किया यूज को, न्यू को, तो क्या करना है आपने, डिलीट को यूज करना है। ये हमेशा पेयर के अंदर आपने यूज करने हैं। न्यू तो यहां कर लिया, डिलीट कहां करें, डिलीट की कौन सी जगह पे है, डिस्ट्रक्टर। क्या आप जो ऑब्जेक्ट बना लिया होगा उसको हर तरह से इस्तेमाल कर लिया होगा, शो कर लिया होगा, डाटा को मैनिपुलेट कर लिया होगा। अब जैसे ही स्कोप से बाहर आने लगेंगे, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगा, तो क्या कॉल हो जाना चाहिए, डिस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रक्शन का कोड आना है, वो कैसे आएगा, सिंपल आप लिखेंगे, मैं चेक नहीं लगा रहा लेकिन वैलिडिटी के चेक करना है, वो क्या होगा हाँ जी, और अगली स्टेटमेंट, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टर मैंने लिख लिया। चलें यहाँ से, आई होप सो कि समझ तो आ गई आप। चलिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने बताना है इसकी आउटपुट क्या है। अच्छा, इसके अंदर ना जस्ट टू हाईलाइट वन थिंग, मैं यहाँ पे ना इसकी पहली स्टेटमेंट, डिस्ट्रक्टर की कितनी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, 2, ठीक है। इसके ऊपर तीसरी स्टेटमेंट भी लिख लगा हूँ एक मैं स्टार्ट पे, डिस्ट्रक्टर के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे जा ताकि हमें जस्ट पता चल जाए, सी आउट, ठीक है। चलिए जी, अब जरा हाथ खड़े करने हैं आपने, इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है क्या आएगी। पेपर के अंदर हम आपको इस तरह की आउटपुट पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करें। मैं शो वाली स्टेटमेंट को निकाल दूं, मैं ना प्रोग्राम छोटा, आउटपुट कम आया। शो वाला लिखा भी नहीं हमने, नहीं लिखा है, लेकिन चले
आउटपुट बता दें, हाथ खड़ा करके। फिजा जी, शाबाश। नहीं, आउटपुट टोटल इस प्रोग्राम में सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, आउटपुट क्या आएगी, बस मुझे ये बताना है आप। अननोन, ठीक है, अननोन जी, चले जी बताएं। अननोन, ठीक है, नहीं शो तो मैं कर ही नहीं रहा। अच्छा चले आप मैं समझ रहा हूं, आप बताना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टर कैसे होगी। जी, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यही, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। चलें इस तरह से देख लेते हैं, चलें जी ऐसे करके देख लेते हैं। इस लाइन का इंपैक्ट ये है कि यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, अननोन 0 और 0। ये वैल्यू किसमें मिल जाएंगी, रोल नंबर के अंदर आ गई वैल्यू 0, सीजीपी के अंदर वैल्यू आ गई 0, और नेम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, अननोन। तो ये कैसे मेमोरी के अंदर कैसे होगा, जरा मेमोरी व्यू देख लेते हैं। चलें हाँ जी, मैं यहां लिखा नजर आएगा सभी को। चले, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन रहा है जी, सबसे पहले क्या, S1 का। जिस तरतीब से एट्रीब्यूट लिखे हैं ना उसी तरतीब से मेमोरी के अंदर आएंगे। सबसे पहले क्या, आगे CGP है, तो इन सभी का नाम क्या है, S1। ये क्रिएट होने के बाद फंक्शन कॉल होगा, कौन से वाला, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एक ही लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर आएगा R, सॉरी इसके अंदर आ गई 0, इसके अंदर 0.0, इसके अंदर क्या आ गई वैल्यू, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या, अननोन कैसे आया कि हीप के ऊपर 7 साइज की मेमोरी रिजर्व हुई, हीप के ऊपर 7 कंसेक्यूटिव बाइट्स रिजर्व हुई, उनके अंदर क्या लिखा गया, अननोन, और आखिर पे \0। ये सारे करैक्टर उसके अंदर लिखे गए, और पहली बाइट का एड्रेस किसके अंदर आ गया, इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पहली एड्रेस है 6000, पहली बाइट का, तो 6000 यहां पे आ गया, ठीक है। तो इस लाइन का इंपैक्ट विजुअली क्या है, ये है, बात क्लियर है। नेक्स्ट, अगली लाइन क्या होगा, 3 वेरिएबल बने, नेम, रोल नंबर, CGP है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू आ गई, हाँ जी, इसके अंदर 0, इसके अंदर, और इसके अंदर दोबारा से नहीं एड्रेस आएगा, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है वो आपने बताना है जी। हीप के ऊपर कितने साइज की, 4 साइज की अरे बनी, और उसके अंदर डाटा कॉपी हुआ, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके अंदर आ गया। तकलीफ समझ आ रही है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका नाम क्या है, S2। इस लाइन का इंपैक्ट, दोबारा से एक वेरिएबल बना जिसका नाम S3 है, उसके अंदर क्या कुछ है, उसके अंदर भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है नेम, ये हाँ जी, रोल नंबर क्या है उसका, CGP, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही हुआ है अभी, तो उस वक्त तो कोई CGP नहीं होती। और नेम, हाँ जी, कितने करैक्टर हैं, 7 करैक्टर की अरे बनी, कहाँ पे, हीप के ऊपर, उसके अंदर कॉपी हो गया क्या, ना।
और उसका स्टार्टिंग एड्रेस इसके अंदर आ गया, और इस पूरे का नाम क्या है, S। हाँ जी, अब चौथा एक ऑब्जेक्ट बना, दोबारा से ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बना। ये कहाँ बन रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहे हैं, और उसके अंदर जो करैक्टर अरे है वो कहाँ बन रही है, तरतीब समझ आ रही है। चौथा ऑब्जेक्ट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो माइग्रेट हो गया, तो अपने साथ क्या लेके आया है, उसका नाम भी है, उसका कोई रोल नंबर भी हम नया साइन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे रोल नंबर नया साइन करेंगे, उसकी कोई CGP भी होगी, अब वो हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोबारा से यही कुछ, ठीक है। हाँ जी, यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। नेम के अंदर क्या आ गया, n इज अ पॉइंटर टू n दिस अरे, ठीक है, कांस्टेंट अरे, और r के अंदर क्या आ गया 100, और c के अंदर क्या आ गया, ठीक है। तो बस इसी तरतीब से यहाँ पे नेम है, तो नेम के लिए रोल नंबर की वैल्यू है 100, CGP है 3.7, और ये स्टेटमेंट क्या करेगी, कितने जी 9 करैक्टर, और उसके अंदर लिख दिया गया क्या, ठीक है, आखिर पे 0 वाला करैक्टर होगा, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब जैसे ही देखें ये सारा कुछ क्रिएट हो गया, आई होप सो ये तस्वीर अगर आपको समझ आ गई है, इसका नाम है S, और इस तरतीब से जैसे क्रिएट हुआ, ये समझ आ गई, तो ऑनेस्टली कुछ भी मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है सब कुछ, ठीक है। ये तस्वीर समझना, सब कुछ समझने वाले, अगर ये तस्वीर समझ आए सब कुछ समझ आए इन शॉर्ट। चलें जी, इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ कर लिया, शो कर लिया, डिस्प्ले करवाया। फॉर एग्जांपल जी ये पता चल जाए अब्दुल्ला की CGP तो नहीं है, अब्दुल्ला की CGP क्या है 3.7 ही है, क्या बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऐसे लिख रहा होता, ऐसे लिख दिया होता, मतलब जो एंटर करने वाला था उसने ऐसे करके यूज़ कर लिया, तो इसने एकदम से आना था, कहना था क्या, मेरी CGP जो तो गलत है, मेरी CGP सही करें। तो हमने कैसे सही करनी थी, शाबाश बताएं, कैसे सही करनी थी, शाबाश, सेक्टर को, कि क्रिएट तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब सिंपल मैं क्या लिखूंगा, S4 डॉट सेट, कौन से वाला फंक्शन, सेट CGP, तो क्या वैल्यू पास करूंगा 3.7, तो वो क्या कर देगा, यहां पे 5 थी तो अब पूछ रहे 7, यू आर पॉइंट, ठीक है। अब कोई एरर भी नहीं होगा, वो वैलिड वैल्यू दे के सेट कर रहा होगा, वो नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ आपको पता है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। चलें जी, अब हम इस प्रोग्राम की आखिरी स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये वाली क्लोजिंग ब्रैकेट या रिटर्न स्टेटमेंट। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जी जी, ये सेट फॉर CGP जो है, ये इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली, नहीं 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 बनाना पड़ेगा, हमें बनाना है, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा हमें। मैं अज्यूम करता हूं हमने सारे गेटर्स एंड सेटर हर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग लिखे हुए, ठीक है, जैसे पहली क्लास में मेरा हाल कम किया था जी। इस स्टेटमेंट का इंपैक्ट जी, शाबाश, डिस्ट्रक्टर चलेंगे। सबसे पहले कौन सा फंक्शन जी, सबसे पहले क्या डिस्ट्रॉय होगा, S4 डिस्ट्रॉय होगा। आप देखें जरा कैसे करके, अगर हम बड़ी तवज्जो से ये फंक्शन ना लिखा होता तो क्या होना था, स्टैक से मेमोरी डीएलोकेशन होनी थी, हीप से होनी थी, नो, स्टैक से ये हाँ खत्म हो गया, ये हीप पे ऐसे ही बेचारी मेमोरी पड़ी रही, जिसका रेफरेंस कोई है ही नहीं, जिसका कोई वाली पार्स नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज आपने वापस ही नहीं किए यार, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परेशान हो जाएगा, यार ये मेमोरी इसने ली थी मुझसे उधारी, वापस नहीं की, तो वापसी कहाँ करनी है फिर आपने, ठीक है, डिस्ट्रक्टर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये नहीं लिखेंगे तो मेमोरी लीकेज होगी, ये लिखेंगे तो मेमोरी लीकेज से बच जाए,
और पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं कि जब भी मैंने न्यू को यूज किया तो मेरे लिए जरूरी है मैं, तो क्लासेस के पर्सपेक्टिव में डिलीट करने वाला पॉइंट कौन सा है, वो डिस्ट्रक्टर वाला पॉइंट, वो डिस्ट्रक्टर वाला फंक्शन। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही? तो अब आउटपुट क्या आएगी? हाँ जी, आउटपुट क्या आएगी? अब्दुल्ला इज डिस्ट्रॉइंग। बात समझ आ गई? दुनिया फानी है, ठीक है, इट्स फाइन। और उसके बाद देखें, ऐसा करने से ये मेमोरी वापस हुई, पहले आपने ये मेमोरी वापस की, उसके ऑटोमेटिकली स्टैक पे सारा कुछ है तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले ये होगा, पहले ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि इस स्कोप से बाहर आएंगे ना, जहां पे भी ऑब्जेक्ट बनाया आपने उस स्कोप से, उस फंक्शन के स्कोप से बाहर आएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। हमने नहीं कॉल किया, देखिए इस स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोई डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। कंपाइलर हमारे लिए खुद वो स्टेटमेंट लिखेगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम क्या है, टिल्डी स्टूडेंट। ठीक है, और देखें और इंपॉर्टेंट बात, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टर के साथ कंपेयर करें तो इसके कोई आर्गुमेंट भी नहीं है। कंस्ट्रक्टर के तो आर्गुमेंट थे, डिस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है, ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो जिस ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है ना ही कोई वैल्यू रिसीव करता है, और ऐसा स्पेशल फंक्शन है जिसे आप कॉल भी नहीं करते, खुद ब खुद कॉल होगा। कब कॉल होगा? जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का जो आपने क्रिएट किया उसका स्कोप खत्म होगा, उसकी लाइफ खत्म होगी, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कंपाइलर ऐसी स्टेटमेंट लिखेगा जिनके कोरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन खुद ही कॉल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले डिस्कशन इसकी हुई ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी कि उसकी मेमोरी डी एलोकेशन हुई तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन भी, ये ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ। उसके बाद ये इसको डी एलोकेट किया, फिर ये इसके वेरिएबल भी खत्म हुए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तीसरी आउटपुट क्या आनी है? मनान इज, दूसरी मनान इज डिस्ट्रॉइंग, फिर अली इज डिस्ट्रॉइंग, और फिर अननोन इज। ये बात समझ आई है? तो ऐसा करने से ना सिर्फ स्टैक वाली वैल्यू तो खत्म होगी क्योंकि स्टैक पे बन रही ना, फंक्शन से बाहर आऊंगा, इस फंक्शन से बाहर आऊंगा तो इस फंक्शन के अंदर बने हुए लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होते हैं, हमें पता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो चूंकि डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो डिस्ट्रक्टर जो है वो हीप से भी डाटा जो है उसे भी डिलीट कर रहा है। कोई सवाल है तो कर लें। ठीक है, क्लियर है जी? बात समझ आ गई? किस क्लास का लिखने की डिस्ट्रक्टर जरूरी है और कहाँ ना भी लिखें तो गुजारा हो जाएगा। ये जो दो क्लासें लिखी है मैंने आपको, पहली क्लास के अंदर जरूरी नहीं, जिसका क्लास का नाम ये रखा है, जिसके अंदर इंटीजर वेरिएबल था सिंपल, लेकिन इसके अंदर जहां पे पॉइंटर वेरिएबल है और उसके अंदर डायनामिक मेमोरी लोकेशन हम कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो यहाँ हर सूरत जरूरी है एक डिजाइनर के लिए कि वो क्या करे, डिस्ट्रक्टर लिखे और वहां पे मेमोरी डी एलोकेट करे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? सीक्वेंस भी समझ आ गया। चले अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे स्टैक पे। हाँ, उसका जो नेम था उसकी जगह हीप पे बन रही थी। आपने मुझे बताना है, मैं लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या है। ऐसा करने से मेमोरी व्यू क्या बनेगा, मेमोरी इमेज क्या बनेगा, कौन बताएगा? इस लाइन का इंपैक्ट बताएंगे। तस्वीर बनाएं जी। एक वेरिएबल बना कहाँ पे? स्टैक पे, जिसका नाम क्या है? पी। ये स्टैक पे बना है। ऐसा करने से एक हीप पे क्या बनेगा? एक इंटीजर। सही, ऐसे बनते हैं ना? ठीक है, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस से रिटर्न होगा जो किसके अंदर असाइन करवा रहे हैं आप। ठीक है, हीप कहाँ बना? क्या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी हम हीप पे बना सकते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का वेरिएबल हीप पे बना सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट? उसका आंसर है हाँ जी।
कैसे बनेगा जी, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहा है, अगेन आपकी मर्जी है। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूं, तो ऐसा करने से क्या मेमोरी में बताएं क्या होगा? स्टैक पे एक पॉइंटर बना जिसका नाम क्या है, एसपी। हाँ जी, न्यू एक ऑब्जेक्ट बना हीप के ऊपर जिसके अंदर क्या कितनी चीजें हैं, 3। शाबाश। क्या कुछ? नेम, नेम इज अगेन अ पॉइंटर, रोल नंबर विच इज इंटीजर, नेम के, अच्छा नेम के लिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हो, यही वो फर्दर हीप पे ही बनाएगा नेम के करस्पॉन्डिंग अरे जिसके अंदर क्या रखेगा, ये डाटा क्या होगा उसके अंदर, यहां पे वैल्यू क्या आएगी, ये है नक्शा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब मैं फॉर एग्जांपल इसका मैंने लिखा है शो फंक्शन, मैं उसको कॉल करना चाह रहा हूं, तो क्या सिंटैक्स होगा, एसपी डॉट शाबाश। दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिखें, डॉट के साथ लिखना चाह रहे हैं तो लिखें, ऑब्जेक्ट है ना, डी रेफरेंस कर रहे होते हैं, तो डी रेफरेंस करना है तो चूंकि डॉट की पावर ज़्यादा है, तो अगर सिंपल ऐसे करके लिखेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पहले लिखें इसके कोरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट डॉट शो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए शो फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अगर आप चाहें आसान करके लिखना तो उसके लिए है ऑपरेटर, किसका नाम है उसका, एरो ऑपरेटर, स्लैश ग्रेटर देन साइन को इकट्ठा जोड़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, एरो ऑपरेटर, उसके बाद क्या लिखें, ठीक है, समझ आ गई बात? अब डिलीट कहाँ कहाँ लिखने की जरूरत है, शाबाश, मेन के अंदर भी लाजमी है, क्योंकि मेन के अंदर आप यानी कि हमेशा पेयर के अंदर आपने चीजें यूज करनी। न्यू यहाँ पे किया है तो डिलीट भी यहाँ करें, न्यू यहाँ किया है तो डिलीट यहाँ पे डिस्ट्रक्टर के अंदर करें। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये हम कर सकते, कोई सवाल है तो करें। एसपी अगेन दिस इज अ पॉइंटर टू सम डाटा टाइप, बिल्कुल जैसे आम डाटा टाइप के लिए ले रहा था। उसके अंदर 64 बिट का सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, तो 64 बिट एड्रेस चाहिए, यानी कि किसी भी बाइट का एड्रेस चाहिए, स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए, इज फाइन। वो इंटीजर हो तो अभी उतना ही एड्रेस, उतना ही साइज है, 32 बिट या 64 बिट। और अगर मेरे पास इंटीजर है तब भी उतना 64 बिट या 32 बिट है। और अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंटर टू स्टूडेंट डाटा टाइप, स्टिल उस डाटा टाइप का मुझे तो स्टार्टिंग एड्रेस ही चाहिए ना, मुझे तो इसके अंदर इस बाइट का, मैं कहता हूँ यहां से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है नेम से ना, तो नेम की पहली बाइट का स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो हमेशा ये फिक्स साइज का ही होगा। सॉरी हाँ, यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ जस्ट मैं आपको पता क्या दिखा रहा हूँ, सही बता, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस्तेमाल कि आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बेतहाशा इस्तेमाल इसका आएगा कि रन टाइम पे हम बताएं जी इतने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएं, तो वहां आप इसके बगैर गुजारा नहीं है। अरे बनाएं, अभी तो जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जब अरे बनाएंगे तो फिर यकीनन ये सेंटेंस चाहिए होगा। ठीक है, और डायनामिकली क्रिएट करवानी, वो हम इंशाल्लाह सब कुछ सारा कुछ बताएंगे आपको, लेकिन अभी जस्ट एरो वाले नोटेशन को ध्यान में रखना आप। ठीक है, आगे मूव करें जी, चलें। इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या, ये कहां से शुरू हो रहा है, सबसे पहले इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट है वो कौन से वाला है, नेम, तो नेम की पहली बाइट का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेम की पहली बाइट का एड्रेस ये, ठीक है, ये बातें। अच्छा जी, कोई सवाल और, कोई सवाल? ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, दोबारा आते हैं इस पे।
एक और आइडिया है। बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज़ आप। मैं एक कोड लिखने लगा हूँ, आपने मुझे बताना है इसकी क्या आउटपुट है। जी जनाब। जी एरर, एरर कोई सेमी कॉलन की जी, एरर किस वजह से? पिज़्ज़ा मैं अच्छा अगर परेशान है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए, समझे नहीं है, ठीक है चलिए ऐसे कर लें, इसको अभी डालना भी है मैं बताता हूँ। यानी कि ये क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ उसी लाइन पे ही मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंटर सिर्फ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जिसको पॉइंट कर रहा है हमेशा, जब तक इसकी लाइफ है या जब तक हम चाहते हैं ये उसी को पॉइंट करता रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिख देते हैं, इसका मतलब यही है ना, पहले लिखा हुआ था। यानी क्या मतलब, P इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, जो एक दफा एड्रेस आ गया बस यही है इसके लिए, ठीक है। और दैट पॉइंट टू अ इंटीजर वेरिएबल, लेकिन जिसको पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल चीज है, उसको इसके थ्रू चेंज कर सकते, जैसे मैंने यहां पे चेंज किया भी है जी। आउटपुट क्या आएगी यहां पे, क्या आउटपुट क्या आ गई? क्लियर है बात, सही है। इसी तरह से मैंने एक फंक्शन लिखा f1, ठीक है, उसको मैं पास करता हूं x का एड्रेस, फंक्शन का नाम है मैं कॉस्ट क्यों कह रहा हूं बार बार, मैं अभी आपको समझ आ जाती है। जी शाबाश। इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है, एक्स आउट वैल्यू क्या है, यहां से ऑनवर्ड बतानी है जी। कई लोग दबादब लिख रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी, वीडियो शेयर हो जाएगी आपको, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहले फोकस कर लें और जो हमारा मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। शाबाश। आउटपुट क्या आ गई? 70, ऐसे ही है। कई लोग अभी परेशान हैं, मैं इन सारी लाइनों को कमेंट करता हूं, ये वाली लाइन भी कमेंट कर देता हूं, ये भी कमेंट कर देता हूं, ठीक है। चलो अब आउटपुट आए, आउटपुट क्या आएगी? सारे लोग अभी कोई नई बात नहीं कर रहा, श्योर? पेपर के अंदर पूछे जाने वाली बातें अभी बता रहा हूं, आउट कर रहा हूं। चले अब मैं इसको चेंज, ये हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉइंटर के साथ, अब मैं जरा इसका आसान सेंटेंस लिखने लगा हूं बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का ना कोई नया नाम रख सकते हैं, ये भी नाम रखने का तरीकाकार था, लेकिन समझे अंडर द हुड ऐसा कुछ हमारे लिए कंपाइलर कर रहा है और हमारे लिए आसान सिंटैक्स, इसे इजी टू यूज है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ क्या, पहले मैं आपको मेन के अंदर दिखाता हूं, फिर असल में तो फंक्शन के साथ हमने इसे करना है। अब मैं यही सारा कुछ आपको यहाँ पे दोबारा से दिखाता हूँ, लेकिन किसके साथ? ये मैंने पॉइंटर के साथ दिखाया, पॉइंटर नोटेशन के साथ दिखाया, अब मैं रेफरेंस वेरिएबल के साथ दिखाता हूँ।
वो कैसे करके मेन के अंदर आपने लिखा अच्छा एक स्टेट, चलें वो देख लेते हैं। अब रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, अब मैं वो लिखने लगा। पहली बात, जब भी कभी आपने लिखा क्या है, आर साथ लिखना है एम्परसेंड, एड्रेस वाला जो है, एम्परसेंड स्पेस इंटीजर, उसी लाइन पे इसके अंदर क्या रखना है आपने, एक्स को असाइन करवाना है। यानी कि ये नहीं कर सकते कि एक लाइन पे मैं ये लिखूं और अगली लाइन पे मैं ये लिखूं, दिस इज इनवैलिड। यहां कंपाइलर एरर दे देगा। वो क्यों एरर देगा, आप समझने के लिए समझे, अंडर द हुड क्या हो रहा है, अंडर द हुड ये हो रहा है क्या कि p इज अ कांस्टेंट पॉइंटर था ना, कि जब वो क्रिएट करना उसी वक्त उसके अंदर उसी वक्त उसके अंदर कोई एड्रेस रखें। बिल्कुल रेफरेंस वेरिएबल का बिहेवियर अगर आपको ये समझ आना तो ये कुछ भी नहीं, बल्कि ये ज्यादा आसान सिंटैक्स है। तो ऐसा करने से क्या है, अब जो एक्स डब्बा है ना आपका, ये डब्बे थे दो, एक्स और वाई, ऐसा में लें। अब एक्स का दूसरा नाम क्या आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें जरा, मैं कहता हूं सी आउट, जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा, सी आउट आर, ठीक है, नो डी रेफरेंसिंग, आसान सिंटैक्स, ऐसे ही जैसे आप वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। वो डी रेफरेंस समझ अंडर द हुड आपके लिए खुद ही हो रही है, ठीक है। आप देखें जरा, आर इज इक्वल टू आर प्लस 20, सी आउट, सेकेंड सी आउट एक्स, समझ आ रही बात। इसके दो नाम है इस डब्बे के, एक्स कह लें या आर कह लें, मेन के अंदर तो यूज नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन कॉल के साथ जोड़ेंगे फिर आपको समझ आएगी हाँ यहां यूज है, और बड़ा आसानी से यूज है। पहले इसे मुतारफ इसलिए नहीं किया कि आप आसानियों की तरफ ना मूव हो जाएं, आपको जरा पॉइंटर की अच्छी तरह से समझ आ जाए, और क्योंकि बेतहाशा इस्तेमाल है पॉइंटर का, ठीक है। तो आप जरा देखिए, फंक्शन कॉल के साथ मैं जोड़ूं। अच्छा एक स्टेटमेंट और बताएं जरा मुझे आप, मैं ये लिखता हूं, हाथ खड़े करने हैं, शाबाश आप, जी कोई एरर नहीं, ये कोई एरर नहीं, बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, ऐसे ही समझिए। ये पता क्या है, अंडर द हुड क्या है, इट इज जस्ट लाइक पी स्टैरिक इज इक्वल टू वाई। यहां क्या लिखने हैं आप, आर इज इक्वल टू वाई, वाई की जो वैल्यू है इसके अंदर आ जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि इसके अब दो नाम हैं, तो भाई जो आप एक्स के साथ कर रहे हो वो आप आर के साथ कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट्स किसके अंदर आएंगे, जिसको वो रेफर कर रहा है, यानी कि एक्स के अंदर आएंगे। ये बात समझ आई। अच्छा अगली बात, ये जस्ट समझाने के लिए था, लेकिन असल इसका फायदा क्या है, कॉल बाय रेफरेंस वाले मैकेनिज्म के साथ असल इसका इस्तेमाल जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो कैसे करके जरा देखेंगे। अब मैं यही काम आपको ये जो मेन के अंदर कराया फंक्शन के साथ जोड़ के दिखाता हूं, ठीक है। जैसे अभी ऊपर देखा है हमने, जो पहले किया है, अच्छा जी, ऐसे इंट इज इक्वल टू, अब देखें जरा, यहां मैं लिखता हूं फंक्शन कॉल, देखें मैं फंक्शन बना लिया 2, आपने मुझे आउटपुट बतानी है इस प्रोग्राम की बड़ी तवज्जो से। अब मैं मेन के ऊपर एक फंक्शन लिख लूंगा जिसका नाम क्या है, वाइट, देखें जरा बड़ी तवज्जो से, फंक्शन 2 हाथ जी, हाथ खड़े करें आप। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी जी, आउटपुट क्या होगी, समझ आ रही बात कि अब आप, दिस इज जस्ट लाइक इनिशियलाइजेशन। क्या मतलब,
इंट %r इज इक्वल टू एक्स। एक्स का अब दूसरा नाम क्या है? आर। आर को क्या किया? आर के अंदर आपने क्या किया है? +5। असल में किसको चेंज किया आपने? एक्स को। यहां और यहां क्या आसानी है? इसमें और इसमें क्या आसानी? इसके पर्सपेक्टिव में यहां पे क्या आसानी है? भाई वो जो क्लमजी सा, जो मुश्किल सा सेंटेक्स था ना, अब उससे हमारी जान छूट गई। अब सिर्फ हम लिखेंगे जैसे एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाएगा तो करें, अगर नहीं कहा जाएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, इसका फायदा अभी अगला टॉपिक में जब हम आएंगे ना, तो वहां पे हर सूरत इसका इस्तेमाल कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है? हाँ जी, ये बात समझ आ गई, ठीक है जी? तो ये दोनों यानी कि कॉल बाय रेफरेंस वाला मैकेनिज्म को दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। एक पॉइंटर नोटेशन के साथ जैसे किया, दूसरा रेफरेंस नोटेशन के साथ। पॉइंटर नोटेशन के साथ जरा डी रेफरेंस करना पड़ रहा होता है, जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल वाली नोटेशन है वहां पे कोई डी रेफरेंस करना, वहां तो ऐसे ही है जैसे हम आम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? कोई सवाल यहां पे और? ठीक है, क्लियर है बात? चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, कॉपी कंस्ट्रक्टर कर ले अभी। चलें, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से ऑनवर्ड बातें इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम करेंगे, ठीक है जी? चले जी, कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज लेक्चर यहाँ पे रोक जी। कोई सवाल? चले, ठीक है।